Hello everyone. How to memorize entire book in 24 hours along with पेज नंबर। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट ब्रेन डिकोडिंग कंपनी ने डेवलप कर लिया है कि पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित कैसे याद करें, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सुपर मेमोरी रैपिड रिकॉल सिस्टम। इन केस यू आर वंडरिंग, आई एम गजेंद्र सिंह, founder and CEO, Brain Recoding, merit scholar from IIT Roorkee with category All India Rank 141. I have been published in 200 plus news channels and newspapers and winner of Asian Iconic Award 2023 from Bollywood actor Sonu Sood. अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 6 साइंस की बुक का एक पेज नंबर 21 और इस पेज नंबर 21 को हम अभी के अभी याद करेंगे और फिर आप बताएंगे कि पूरे पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सोर्स इसका है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक जो है उसका पेज नंबर 21 है। ये पेज नंबर 21 को सबसे पहले हम स्कैन करते हैं। स्कैन से मेरा मतलब है कि इस पेज के ऊपर कितनी इमेजेस हैं, कितनी टेबल्स हैं, कौन सा टॉपिक है, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट है, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखें जरा, सबसे पहले टेबल जो है ये क्या है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, जिसके अंदर 3 मेन हेडिंग है। सबसे पहले सेपरेशन प्रोसेस, दूसरा है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, एंड थर्ड हेडिंग है व्हाट डू वी डू विद दी सेपरेटेड कंपोनेंट्स। फिर 3 मेजर पॉइंट हैं इसके, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर एंड सेपरेट टी लीव्स। ये 3 मेन पॉइंट हैं और इसके अंदर का भी हम समझेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसको, इस एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसके बाद में हम हैंड पिकिंग की बात करेंगे, यानी कि एक एक्टिविटी है जिसके साथ में अलग अलग लाइंस लिखी हुई हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। और देखें, एक टेबल के साथ साथ दूसरी क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, यानी कि एक इमेज भी है जो राइट साइड में नीचे की तरफ है। अब देखें जरा, हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2, यानी कि ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी लाइन क्या है, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देन थर्ड लाइन क्या है, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर और आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। ये थर्ड चीज हो गई। Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो देखिए हमने क्या क्या स्कैन किया। सबसे पहले एक टेबल है जिसकी 3 हेडिंग है, 3 मेन की पॉइंट हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है, और फिर हमने देखा हैंड पिकिंग की जो एक्टिविटी है उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हैं और उसके साथ साथ एक हैंड पिकिंग की इमेज भी है। तो हमने ये स्कैन कर लिया। अब इसको याद कैसे करें, पूरे पेज को याद कैसे करें, और वो भी पेज नंबर सहित, अब इसको हम देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट समझें कि हम इसके अंदर राइमिंग मेथड यूज करेंगे। तो जो सुपर मेमोरी का कोर्स है उसके अंदर राइमिंग का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है, बट फिर भी हम एक छोटा सा रिवाइज करके उसको समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो देखें, जैसे 1 सन, 2 जू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 हाइव, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। तो इस तरीके से हर एक नंबर के साथ में हमारा एक राइमिंग वर्ड होता है। जैसे 1 के साथ में सन, यानी कि इसका जो साउंड है, इसकी जो वॉइस है वो कैसी है, ठीक 1 की तरह है, 1 सन। अब देखिए 1 की कोई इमेज नहीं है लेकिन सन की एक इमेज है हमारे साथ में। तो पहले हम उसको एक कोडिंग कर देंगे, 1 के साथ में सन को जोड़ देंगे, बाद में डिकोड कर देंगे जिससे कि हमारा 1 आ जाए। तो जब भी मैं आपसे 1 बोलूंगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सन। और जब भी मैं आपसे सन बोलूंगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो देखें जरा, पेज नंबर 21
उसके लिए हमने क्या लिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने लिया है 21 इज इक्वल्स टू BUN, बन, जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, राइट। सो अब जरा देखें, इस बन के साथ में एक हमारी टेबल है और दूसरी इमेज है, इसको हम किस तरीके से याद करते हैं। तो 21 इज इक्वल टू 1, फिर एक टेबल रखी हुई है, यहां पर एक बहुत बड़ी सी टेबल है, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर में एक बन रखा हुआ है, और इस बन के ऊपर कितनी हेडिंग आप देख रहे हैं, सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस, और थर्ड क्या है, व्हाट वी डू विद कंपोनेंट्स। इसको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले 21 मतलब BUN, उसके बाद में बन कहां रखा हुआ है, एक टेबल के ऊपर, यानी कि पेज के ऊपर सबसे ऊपर एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर जो बन है उसमें से क्या निकल रहा है, कौन सी 3 हेडिंग दिखाई दे रही हैं, सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस एंड व्हाट वी डू विद कंपोनेंट्स। तो ये आपको याद हो जाएगा। दूसरे इमेज में आप देखें कि एक लड़का बैठा हुआ है, राइट साइड में नीचे बैठा हुआ है, और वो अपने हाथों से हैंड पिक कर रहा है, किस चीज को, जो ग्रेन्स हैं उनको। ये हमारी सेकंड इमेज हो गई। इस तरीके से हमें पेज नंबर 21 को एक डिकोड कर लिया, इमेजिनेशन कर ली कि पेज नंबर 21 के ऊपर क्या है। अब देखें जरा, उस टेबल के अंदर जो 3 की पॉइंट हैं, अब एक बार उनको याद करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक बन है, उसके अंदर राइस रखे हुए हैं, और उनमें कुछ स्टोन्स भी रखे हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो स्टोन है, अब ये छोटा सा बच्चा है जो इस बन को जब खाता है तो उसके दांत में एक स्टोन चला जाता है, एक छोटा सा पत्थर चला जाता है। अब जैसे ही वो स्टोन जाता है तो क्या होता है, वो बच्चे का एक दांत टूट जाता है, एक स्टोन पर टूथ ब्रेक हो जाता है। तो फिर वो क्या करेगा, अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो स्टोन है उसको निकालेगा और फेंक देगा, थ्रो कर देगा। तो इसका क्या हेडिंग हुई, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, ये पहली हेडिंग है। तो हमने एक विजुअलाइजेशन कर ली कि हमारा दांत टूटेगा तो हम क्या करेंगे, पत्थर को फेंक देंगे, यानी कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। तो ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमने पूरा उसका एक बनाया हुआ है कि हम क्या करते हैं इसमें, यू थ्रो अवे द स्टोन्स, यानी कि सॉलिड कंपोनेंट, एंड एंजॉय द सॉफ्ट और एडिबल राइस। तो ये हमारा पूरी टेबल का कवर हो गया, टेबल के अंदर जो जो पॉइंट हमने देखे। दूसरा पॉइंट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब देखें जरा, यू चर्न द मिल्क इनसाइड द बन एंड बटर ओजेज आउट, बटर बाहर निकल रहा है। यू कीप बोथ द बटर एंड बटर मिल्क, यानी कि बोथ कंपोनेंट्स आर यूजफुल। तो ये आपने पूरी टेबल के अंदर जो पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट, उसको याद कर लिया। थर्ड पॉइंट देखें, सेपरेट टी लीव्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यू पोर द टी आउट ऑफ द बन एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, यानी कि आप चाय की पत्ती जो है उसको अलग कर रहे हैं छान के, और चाय को अलग कर रहे हैं, और द टी लीव्स आर थ्रोन अवे एज इंप्योरिटीज एंड यू एंजॉय द हॉट टी, यानी कि जो अनयूजफुल कंपोनेंट है आप उसे फेंक देते हैं निकाल के, और आप चाय को एंजॉय करते हैं। तो देखिए, आपको अभी टेबल भी याद हो गई, टेबल के 3 हेडिंग भी याद हो गई, और 3 हेडिंग के बाद में अभी क्या याद हो गई आपको, 3 मेजर पॉइंट। सबसे पहले सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, एंड थर्ड था सेपरेट टी लीव्स। तो ये पूरी की पूरी टेबल के पॉइंट आपको याद हो गए हैं। अब आते हैं हम हैंड पिकिंग की जो एक्टिविटी है। अब इस हैंड पिकिंग एक्टिविटी के अंदर देखें जरा, मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, ब्रिंग फूड ग्रेन्स टू द क्लासरूम। सेकंड क्या था, स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ऑब्जर्व इंप्योरिटीज, स्टोन हस्क और ब्रोकन ग्रेन्स, फिर हैंड पिक इंप्योरिटीज, यानी कि स्टोन हस्क, डर्ट और जो भी अदर ग्रेन है। हैंड पिकिंग वर्क फॉर लार्जर इंप्योरिटीज, स्लाइटली लार्जर impurities like dirt, stones and husk. It is convenient when impurities are small in quantity. अब देखें जरा, एक बार मैं आपको फिर से बुक का जो पेज है उसको एक बार फिर से आपको शो कर रहा हूं। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ें, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। सेकेंड लाइन है, नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो जरा देखें, हमने एग्जैक्टली वही पॉइंट लिखे हैं हैंड पिकिंग एक्टिविटी में। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, bring food grain to the classroom, spread the grains on a sheet of paper, observe impurities, right? तो ये वही पॉइंट है। अब एक एक करके इनको समझें। सबसे पहली इमेज में एक क्लासरूम आप देख पा रहे हैं। इस क्लासरूम के अंडर में आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रेन्स हैं वो फैले हुए हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इमेजिन अ जाइंट वन फिल्ड विद फूड ग्रेन्स,
सिटिंग ऑन द टीचर्स डेस्क इन अ क्लासरूम। सो रिलेट टू ब्रिंग ग्रेन्स टू द क्लासरूम। एक इमेजिनेशन कर ली हमने कि एक बहुत बड़ा सा बन जो है वो क्लासरूम में रखा हुआ है और उसमें से ग्रेन्स नीचे निकल गए, तो आप ग्रेन्स को टेक्निकली क्लासरूम में ले आए। दूसरी जो इमेज है उसमें देखें, द टीचर स्प्रेड्स द बन लाइक अ जाइंट शीट ऑफ पेपर एंड ऑल द ग्रेन्स स्कैटर एवरीवेयर। आप देख पा रहे होंगे एक पेज है, एक बहुत बड़ा सा पेपर है जिसके ऊपर टीचर जो है सारे बन को स्प्रेड करता है, तो सारे फूड ग्रेन्स जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड होने लगते हैं, स्कैटर होने लगते हैं। थर्ड में देखें आप, फिर आप इंप्योरिटीज को ऑब्जर्व करते हैं। Impurities dance on the bun. A small stone, husk, and broken grains jump up and start dancing on the bun. Imagine this funny scene to remember observing impurities. जो impurities हैं वो आप उनको देख पा रहे होंगे कि वहां पर नॉर्मली किताब में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि वो डांस कर रहे हैं। तो ये इमेज आपके माइंड में रहेगी, राइट। फोर्थ इमेज आते हैं हैंड पिकिंग द बन। अब जो स्टोन है, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन है, अदर ग्रेन है, अब आप उसको हाथ से उठा रहे हैं, यानी कि हैंड पिकिंग कर रहे हैं। सो यू यूज योर हैंड टू केयरफुली पिक आउट द डांसिंग स्टोन्स, हस्क एंड डर्ट फ्रॉम द बन। फोकस ऑन हैंड पिकिंग लार्ज इंप्योरिटीज। जो स्लाइटली लार्जर इंप्योरिटीज हैं आप उनको अपने हाथ से उठा रहे हैं, ये हमने फोर्थ इमेज में देखा। फिफ्थ इमेज में क्या देखा आपने, टाइनी डर्ट विद जाइंट साइज। Imagine the stones, husk, and dirt shrinking to tiny size as you pick them, but they make silly faces at you. तो आप यहां पर इमेज में देख पा रहे होंगे थोड़े सिली फेसेस से बना रहे हैं। तो ये आपको क्या याद रहेगा इससे, कि जो इंप्योरिटीज हैं वो क्वांटिटी में कम है लेकिन स्लाइटली लार्जर साइज उनका होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो बन है आपने जब सारी इंप्योरिटीज को निकाल दिया है तो वो बोलता है हैंड पिकिंग इज सो कन्वीनियंट फॉर मी, रिमेंबरिंग कन्वीनियंस इन स्मॉल इंप्योरिटी अमाउंट्स, राइट। सो इस तरीके से हमने पेज नंबर 21 को याद किया। अब एक बार छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे ऊपर एक टेबल है। टेबल जो है उसके अंदर जो तीन मेन हेडिंग हैं वो कौन कौन सी हैं, सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस और व्हाट वी डू विद कंपोनेंट्स। उसके बाद में तीन मेजर पॉइंट हमने देखे, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, और थर्ड था सेपरेट टी लीव्स। फिर हमने इनके अंदर देखा कि जब हम स्टोन्स को फेंक रहे थे तो यानी कि अनयूजफुल जो कंपोनेंट था, सॉलिड कंपोनेंट था, उसको हम फेंक रहे थे, ठीक है। और जो चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर है वहां पर हम दोनों ही क्योंकि यूजफुल होते हैं। थर्ड इमेज के अंदर हमने देखा था कि टी लीव्स को हम फेंक देते हैं और यूजफुल जो है वो हमारे लिए टी होती है जिसे हम एंजॉय करते हैं। तो इससे हमें वो तीनों लाइन याद आ गई, ठीक है, पूरी की पूरी टेबल याद आ गई। अब इसको बस एक्सप्लेन करना है, जो हमें अपनी भाषा में लिख देना है। इसके बाद में फिर आते हैं हम हैंड पिकिंग एक्टिविटी के ऊपर, जिसके अंदर मेन 6 पॉइंट हमने सीखे। सबसे पहले फूड ग्रेन को क्लासरूम में लेके आओ, उसके बाद में एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दो, उसके बाद में फिर ऑब्जर्व करना होता है इंप्योरिटीज को। थर्ड इमेज आपको याद आ गई होगी, थर्ड इमेज के अंदर हमें ऑब्जर्व करना होता है कि जो स्टोन है, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन है, ये आपको थर्ड में ऑब्जर्व करना होता है। फोर्थ में इन सारी इंप्योरिटीज को हमें हैंड पिक करना होता है। फिफ्थ में हम ये समझते हैं कि स्लाइटली लार्जर साइज होता है इनका लेकिन क्वांटिटी में कम होते हैं, एंड हैंड पिकिंग इज सो कन्वीनियंट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एंड स्लाइटली लार्जर साइज इंप्योरिटीज। तो इस तरीके से आपको पेज नंबर 21 पूरा कंप्लीट याद हो जाता है। अब एक बार आपके मन में याद करें कि इस पेज नंबर 21 जब मैं बोलूंगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, बन। अब बन जैसे ही आएगा तो आपको बन कहां दिखाई देगा, सबसे पहले एक टेबल, यानी कि पेज नंबर 21 के ऊपर एक टेबल है। राइट साइड में एक इमेज है जिसमें एक पर्सन है जो हाथ से हैंड पिक कर रहा है और एक हैंड पिकिंग एक्टिविटी है। इसके अंदर जो टेबल है उसकी तीन मेन हेडिंग कौन कौन सी हैं, सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस एंड थर्ड व्हाट वी डू विद कंपोनेंट्स। उस टेबल के मेन तीन की पॉइंट कौन कौन से हैं, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर एंड सेपरेट टी लीव्स। उसके बाद में हैंड पिकिंग एक्टिविटी के अंदर 6 मेन की पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्लासरूम में लेके आइए ग्रेन्स को, सेकंड एक पेपर के ऊपर स्प्रेड कीजिए,
थर्ड, इंप्योरिटीज को ऑब्जर्व करना है, ब्रोकन ग्रेन है, हस्क है, स्टोन है, अदर ग्रेन है। फोर्थ में इंप्योरिटी जो है उसको हाथ से हैंड पिक करना है। फिफ्थ में हमें क्या पता चला, ये स्लाइटली लार्जर साइज होता है इन इंप्योरिटीज का, लेकिन क्वांटिटी में कम होते हैं। इसके लिए हैंड पिकिंग इज सो कन्वीनियंट, राइट। तो इस तरीके से आपने पेज नंबर 21 याद कर लिया। ऐसे ही पूरी बुक को आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा डेमो था ये पेज नंबर 21 को याद करने का, यानी कि क्लास 6 की साइंस की बुक का। अगर इसी तरीके से आप चाहें तो पूरी की पूरी किताब जितनी भी आपके सिलेबस में है उनको आप याद कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमने एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं ये समझता हूं कि आप सभी लोग ये चाहते होंगे कि ये स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट की जाए और बच्चों को इससे ज्यादा फायदा हो सके। तो आप में से जितने भी लोग एक्साइटेड हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से आप सीख सकते हैं। और ये जितनी भी किताब हैं एनसीईआरटी की, क्लास 3 से लेके 12 तक हमने हर एक किताब के लिए इसी तरीके से क्रिएटिवली इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा पेज नंबर 21 कंप्लीट होता है एनसीईआरटी सिलेबस की क्लास 6 की साइंस की बुक का। अब हम एक टॉपिक की बात करेंगे जो है पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 2, समकालीन विश्व राजनीति, जो हिंदी की बुक है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की। इसका हम एक पेज ले लेते हैं और किस तरह से पॉलिटिकल साइंस को हम याद कर सकते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सबसे पहले लेफ्ट साइड में सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन, ये इनका एक फोटो दिया हुआ है। और राइट साइड में जो 2 पैराग्राफ हैं वो किस चीज के हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी, ये एक हेडिंग है। तो अगर हमें इसको याद करना हो, अगेन 1 सन 2 जू, ये एक राइमिंग हो गई, यानी कि जब भी आपको 2 नंबर बोला जाएगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 2 मतलब जू। और जब जू बोला जाए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, पेज नंबर 2। तो ये जो पूरा सोवियत प्रणाली है, हम इसको पूरा का पूरा एक जू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जू से रिलेटेड कन्वर्ट कर देंगे। देखें जरा एक एक करके। सबसे पहले हम थोड़ा सा बुक को पढ़ लेते हैं। देख पा रहे होंगे आप, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो देखिए, ये एक टॉपिक हमने पढ़ा। अब इस टॉपिक को हम किस तरीके से क्रिएटिवली याद करेंगे, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यहां पर हमने देखा कि एक जंगल का राजा है जो शेर है, यानी कि शुरुआत 1917। एक बार रूस में सोवियत चिड़ियाघर की स्थापना हुई। तो देखिए, सोवियत चिड़ियाघर हमने क्यों बोला, क्योंकि हमें इस पूरे पेज को जू से रिलेट करना है। तो देखें जरा, एक बार रूस में सोवियत चिड़ियाघर की स्थापना हुई। इसे एक शेर ने, यानी कि एक राजा ने बनाया और शेर ने घोषणा की, यहां पूंजीवादी जानवरों जैसे कि बड़ी मछलियां और अमीर हाथी का राज अब नहीं चलेगा। अब सब जानवर बराबर होंगे, यानी कि निजी पिंजरों, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, उनको खत्म कर दिया गया और जानवरों को बराबर पिंजरों में रखा गया। चिड़ियाघर का नियम समानता यानी कि इक्वेलिटी था। कोई भी जानवर ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सोवियत प्रणाली जो थी वो यही तो थी कि जो पूंजीवाद है वो खत्म कर दिया जाए। तो जब आप इस तरीके से इसको याद करेंगे तो शुरुआत के कुछ कुछ कीवर्ड आपको बस रिप्लेस करने हैं। जैसे कि चिड़ियाघर जो है
उसको राज्य से आपने रिप्लेस कर दिया, राइट। सो सेकंड देखें, चिड़ियाघर का प्रबंधन। शेर ने कहा चिड़ियाघर का हर काम योजनाबद्ध होगा। बंदर कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चिड़ियाघर का संचालन करती थी। किसी अन्य जानवर को अपनी पार्टी बनाने या विरोध करने की अनुमति नहीं थी। तो अब देखें, आप इमेजिन करें इस तरीके का अगर एक चिड़ियाघर हो, इसी के अंदर बस हमें नाम चेंज करने हैं और एग्जैक्टली वो स्टोरी आपको याद आ जाएगी। आपको लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको इसी तरीके से बस याद करना है। तो देखें जरा एक बार फिर से पेज को पढ़ लेते हैं। समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया 1917 में। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी और समाजवाद के आदर्शों और समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की बड़ी कोशिश थी। तो जनरली जो इसकी जो धुरी थी वो कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। वही हमने लिखा है कि यहां पूंजीवादी जानवरों का राज नहीं चलेगा, सब जानवर बराबर होंगे, निजी प्रॉपर्टी जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा, सभी जानवरों को बराबर पिंजरों में रखा जाएगा और चिड़ियाघर का एक ही नियम था, समानता का नियम, ठीक है, सबको इक्वल कर दिया। और एक और चीज क्या हुई कि राजा ने चिड़ियाघर का हर काम, ये कहा कि चिड़ियाघर का हर काम योजनाबद्ध होगा। तो यहां चिड़ियाघर की जगह हमें क्या करना है, ये जो प्रणाली आई थी इसके बारे में लिखना है। बंदर कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चिड़ियाघर का संचालन करते थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी डायरेक्टली आ गया कि इसकी जो धुरी थी वो क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। किसी अन्य जानवर को पार्टी बनाने या विरोध करने की अनुमति नहीं थी। तो यहां जानवर वर्ल्ड को हटा देंगे कि कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था, ना ही दूसरी पार्टी बनाने का अधिकार दिया था। थर्ड इमेज में देखें, द्वितीय विश्व युद्ध और विस्तार। युद्ध के बाद सोवियत चिड़ियाघर ने पूर्वी यूरोप के चिड़ियाघरों को अपने में मिला लिया। शेर ने अपने सैनिकों को यानी कि सोवियत आर्मी को भेजकर फासीवाद जो फेसिस्ट थे उनको हराया और अन्य चिड़ियाघरों को आजाद कराया, यानी कि जो दूसरे राज्य थे उनको आजाद करवाया। इन सभी चिड़ियाघरों को दूसरी दुनिया का ब्लॉक यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया। वार्सो गठबंधन नामक एक नियम बनाया गया जिससे सभी चिड़ियाघर एकजुट रहें। चिड़ियाघर मतलब सभी राज्य एकजुट रहें। एक बार बुक भी पढ़ लेते हैं। यहां पे बुक में देखें आप, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। देखें, वही हमने बात की है। फिर आगे बढ़ते हैं। सोवियत चिड़ियाघर की ताकत। चिड़ियाघर में तेल के तालाब, लोहे के झूले और स्टील के फाटक थे। यह सब दुनिया के बाकी चिड़ियाघरों से उन्नत था। संचार नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर पिंजरे में शेर राजा की नजर रहती थी। अब देखें जरा, यह भी हमने यहां पर लिख दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिनमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात और मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। अब देखें जरा, यहां तक को हमने कैसे याद किया है एक स्टोरी के फॉर्म में। चिड़ियाघर में तेल के तालाब, लोहे के झूले और स्टील के फाटक थे। यह सब दुनिया के बाकी चिड़ियाघरों से उन्नत था। संचार नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर पिंजरे पर शेर की नजर रहती थी। फिर आप आगे देखें, चिड़ियाघर की खासियत। सोवियत चिड़ियाघर में पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनता था। तो ये एक एक लाइन वाइज आपको याद करवा रहा है। यह चिड़ियाघर बहुत उन्नत था, लेकिन राजा के पास क्वालिटी सुधारने का समय नहीं था। चिड़ियाघर की दुकान यानी कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में हर जानवर के लिए सामान मिलता था, लेकिन यह सामान पश्चिमी चिड़ियाघरों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उनसे उनके जितना अच्छा नहीं था, उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं थी। शेर ने यानी कि राजा ने सुनिश्चित किया था कि सभी को मिनिमम सर्विसेज मिले, जैसे खाना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बच्चों की देखभाल। सब कुछ सस्ती दरों पर दिया जाता था।
फिर चिड़ियाघर की सेना, भालू मिलिट्री टीम की पूरी तरह राजा शेर के स्वामित्व में थी। चिड़ियाघर की जमीन और सभी उत्पादन संसाधनों पर सिर्फ राजा का नियंत्रण था। फिर आप देखें समस्याओं की शुरुआत। धीरे धीरे चिड़ियाघर में नौकरशाही की दीमक, ब्यूरोक्रेसी लग गई। राजा शेर ने सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश की, जिससे जानवरों की आजादी खत्म हो गई। जानवरों का जीवन कठिन होता गया। असहमति और विद्रोह, जानवर अपनी भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे रिवेल कहकर दबा दिया जाता। चिड़ियाघर में सुधार की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन राजा और उसकी पार्टी ने इसको नजरअंदाज कर दिया। 15 पिंजरे और रूस का राज। चिड़ियाघर में 15 अलग अलग पिंजरे थे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पिंजरा रूस का यानी कि शेर का था। बाकी पिंजरों के जानवरों ने अक्सर खुद को वंचित और उपेक्षित महसूस किया। अब अगर आप पूरा पेज पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हमने पूरे पेज को एक स्टोरी के फॉर्म में याद कर लिया है। यानी कि पेज नंबर 2 पर क्या है, उसके अंदर क्या है, हम वर्ड टू वर्ड भी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, फोर्थ में क्या था। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक डेमो था, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि पॉलिटिकल साइंस को भी इस तरीके से याद किया जा सकता है। तो पूरी बुक्स जो हैं, जब वो पूरी बुक कन्वर्ट होगी तो आपको एक एक पेज नंबर जस्ट 24 आवर्स के अंदर याद हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे के टॉपिक भी करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि हर सब्जेक्ट के अंदर ये जो सुपर मेमोरी रैपिड रिकॉल सिस्टम है, इसको लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री की जो बुक है उसका पेज नंबर 79। यानी कि पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है, कैसे याद करें इसको, लेकिन बहुत कम समय में आप पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल अलोंग विद जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, हर चीज को आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी उसको लेके कि किस ब्लॉक के अंदर, किस ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 11th की केमिस्ट्री पार्ट 1 है, जिसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ये चैप्टर का नाम है और पेज नंबर 79 है। और अब अगर इस पूरी पीरियडिक टेबल को आपको याद करना है, ठीक है, इवन ये तक याद करना है कि 79 पेज नंबर के ऊपर क्या है, राइट। सो ये हमने सोर्स ले लिया एनसीईआरटी बुक से। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे हमने आपको राइम बताई थी, 1 सन 2 जू 3 ट्री, वैसे ही 79 की जो राइम होती है वो होती है ग्रेप्स ऑन वाइन। 79 मतलब ग्रेप्स ऑन वाइन। तो जब भी 79 बोला जाएगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, यानी कि ग्रेप्स ऑन वाइन, एक अंगूर की बेल है और उस बेल के ऊपर अंगूर लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आंटी बैठी हुई हैं, ठीक है, और एक अंगूर जो है, एक ग्रेप जो है, वो क्या क्या दर्शाता है, एक पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट को दर्शाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 79 पेज नंबर पे, यानी कि आंटी एक अपने बगीचे में बैठी हुई हैं, गार्डन में बैठी हुई हैं, और वहां पर एक बहुत बड़ी सी पीरियोडिक टेबल है। और अब आंटी एक जो एलिमेंट है वो एक अंगूर के बराबर समझती है वहां पे, ठीक है। सो अब आपको इससे याद हो जाएगा कि पेज नंबर 79 ग्रेप्स ऑन वाइन, यानी कि एक पीरियडिक टेबल यहां पर बनी हुई है, जैसे कि आप गार्डन में देख पा रहे होंगे। अब देखें जरा, ये हमारी पीरियडिक टेबल है, जिसके अंदर ये जो पहले 2 ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। ये जो 6 ग्रुप हैं ये हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। फिर ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं या 10 ग्रुप हैं, ये किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। और फिर नीचे आ जाता है एक तरह से एफ ब्लॉक, जिसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की हम बात करते हैं। अब देखिए, इसको भी क्रिएटिव तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि हम एक बिल्डिंग में घुस रहे हैं, एक बहुत ही आलीशान, एक बहुत बड़ा महल है, जिसके अंदर जैसे ही घुस रहे हैं तो सबसे पहले एक लेफ्ट विंग आती है, यानी कि एस ब्लॉक आता है, और एस ब्लॉक के 2 दरवाजे हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड खुलता है, एक राइट साइड खुलता है। तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, जिसमें हमारे 2 ग्रुप हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में हमारे ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड विंग को हमने पी ब्लॉक बोला है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे पी ब्लॉक के अंदर अलग अलग 6 कमरे हैं, लेकिन उनके दरवाजे 2-2 हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि 6 अलग अलग रूम हैं,
ठीक है, जिनके दो दो दरवाजे हैं। अब पी ब्लॉक को अगर याद करना हो तो कैसे करेंगे कि राइट विंग में एक राइट साइड में एक राइट विंग है जिसके अंदर जो कमरे बने हुए हैं वो 6 कमरे हैं, लेकिन दरवाजे दो दो हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि टोटल 6 अलग अलग रूम बने हुए हैं, यानी कि वो 6 अलग अलग ग्रुप हैं। फिर हम बीच में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं डी ब्लॉक में, यानी कि वो कहीं बीच में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऐसे मेटल रखे हुए जाते हैं, सोना चांदी, तो इसको तो हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पे सिक्योरिटी ज्यादा हो, तो इसको हमने बीचों बीच सेंट्रल एरिया में रखा हुआ है। तो वहां पर देखिए जो बीच वाला एरिया है वो चौकोर है, यानी कि आगे पीछे लेफ्ट और राइट, ये टोटल 4 अलग अलग कॉर्नर हैं उसके। तो ये जो 4 कॉर्नर हैं, ये 4 कॉर्नर क्या दर्शाते हैं कि ये 4 अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज हैं। फिर आ जाते हैं हम एफ ब्लॉक, यानी कि बेसमेंट बोल दिया हमने इसको। बेसमेंट में 2 कोने हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी कि जो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं या जो रेयर मेटल्स हैं, उनको हमने यहां पे रखा हुआ है। यानी कि एस ब्लॉक हो गया जहां पे 2 दरवाजे हैं, एक राइट साइड विंग हो गई यानी कि पी ब्लॉक, उसके अंदर 6 अलग अलग कमरे हैं। बीच वाला जो सेंट्रल एरिया है वहां पे 4 अलग अलग पार्ट हैं उसके, लेफ्ट राइट आगे पीछे। जो एफ ब्लॉक है उसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट किए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, यानी कि एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड्स। तो इस तरीके से हम याद करते हैं। अब जरा देखें एस ब्लॉक को जब हमें याद करना होगा तो कैसे करेंगे। एस फॉर सिंपल स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी मेटल्स, ये हमारा एस ब्लॉक के लिए है। तो देखें जरा, एस ब्लॉक के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो यहां पर लेफ्ट वाले एलिमेंट लिखे हुए हैं, यहां पे राइट साइड में राइट वाले एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब एक एक करके देखेंगे जरा कि एस ब्लॉक का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये लिखे हुए हैं। अब इसको याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए एक छोटा सा फ्रेज हमने बना दिया है, हाय लिटिल नॉटी नैन्सी। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम नैन्सी है। हाय लिटिल नॉटी नैन्सी किक्ड रूबीज कैट चेजिंग फ्रेंसियम, यानी कि एक छोटी सी बच्ची है, वो एक चूहा भी देख रहे होंगे आप यहां स्क्रीन पर, तो इसका नाम है फ्रेंसियम। तो ये क्या कर रही है, बिल्ली जो है वो क्या कर रही है, वो फ्रेंसियम को के पीछे भाग रही है, उसको चेज कर रही है। इसलिए जो छोटी बच्ची है वो नैन्सी जो है वो उसको किक मार रही है। तो देखें जरा, हाई में से हाइड्रोजन ले लिया हमने, एल में से लिथियम ले लिया, Na मतलब नॉटी को ले लिया हमने सोडियम, किक्ड का के ले लिया हमने पोटेशियम, आरवी मतलब रूबीज तो रुबिडियम हो गया, चेजिंग मतलब सीजियम, फ्रेंसियम का हमने एफआर ले लिया, यानी कि रेट का नाम हमने बोल दिया फ्रेंसियम। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने नाम ले लिया रेट को। तो ये हमारे लेफ्ट वाले विंग का हो जाएगा, जो एस ब्लॉक के लेफ्ट वाले दरवाजे के अंदर ये सिनेरियो चल रहा है। अब थोड़ा सा राइट की बात करते हैं। राइट जो है वहां पर 2 मैजिशियन बैठे हुए हैं, यानी कि बैरी, 2 भाई हैं। बैरी द मैजिशियंस कैलकुलेट स्ट्रेंथ विद बेरियम एंड रेडियम, यानी कि उनके हाथ में 2 छड़ी हैं बेरियम और रेडियम की। वो जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं उसका नाम बोलते हैं और उनको उस बच्चे की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, उनके मार्क्स पता चल जाते हैं। तो ये क्या पता चला हमें, बैरी द मैजिशियन कैलकुलेट स्ट्रेंथ विद बेरियम एंड रेडियम। तो देखिए जरा, बैरी का बीई ले लिया, मैजिशियन का हमने एमजी ले लिया, फिर हमने कैलकुलेट का सीए ले लिया, कैल्शियम, फिर हमने स्ट्रेंथ से क्या ले लिया, एसआर, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम ले लिया, उसके बाद में बेरियम और रेडियम। तो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद कर दिए ग्रुप वाइज, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। फिर हम आ जाते हैं पी ब्लॉक, जिसके अंदर 6 कमरे हैं। 6 कमरों के लिए हमने अलग से, जैसे ग्रुप 13 है तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये नॉर्मली चलता है, एज इट इज रख लिया है। फिर हमने एक थैला दिखा दिया जिसके अंदर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा पी ब्लॉक का एक ग्रुप आ गया, ग्रुप नंबर 13। फिर ग्रुप 14 है, कारवन सिंह गीत सुनाकर पैसे बनाए। कारवन सिंह गीत सुनाकर पैसे बनाए, तो ये हमने CSIGESN और PV के लिए बना दिया एक शॉर्टकट। उसके बाद में ग्रुप 15 है, नाना पापा जी ने ऐसे सब्जी बनाई कि बस मजा आ गया। तो यहां पे हमने जो इंग्लिश के कीवर्ड हैं उनको ले लिया, ग्रुप 15 हो गया। ऐसे ही ग्रुप 16, ओम सल्फर सरदार जी सेल्स
तेल एंड पोलो टी शर्ट। एक ही दुकान पर वो दोनों चीजें बेच रहे हैं, ऑयल भी बेच रहे हैं और पोलो टी शर्ट भी बेच रहे हैं। तो यहां से हम इसको कर लेंगे। ग्रुप नंबर 17, फरहान क्लैप्स बिफोर इंडियाज एंथम। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 17 हो गया कि फरहान जो है जब भी एंथम होता है इंडिया का तब क्लैप करता है। फिर देखें ग्रुप 18, हीरो ने अर्जुन को एक्सरे रन कराया। तो हीरो ने अर्जुन को एक्सरे रन करवाया। तो ये हमारे ग्रुप 14 से लेके 18 तक हो गए। पी ब्लॉक हो गया। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया है, 4 जो ट्रांजिशन सीरीज हैं, इसमें देखिए यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। दिस एरिया इज एन ओपन कोर्टयार्ड विद फाउंटेन्स एंड स्टैच्यूज मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है। कोर्टयार्ड इज लाइंड विद 10 pillars representing the 10 groups. Each pillar has a unique color symbolizing the colorful compound of D block element. तो ये हमने पूरा एक ब्लॉक दे दिया आपको। अब इस ब्लॉक के अंदर एक एक करके हम चारों ट्रांजिशन सीरीज को याद करने वाले हैं। जैसे स्कूल टीचर्स विजिट क्रिएटिव मैन एट फेस्ट टू कलेक्ट नाइस कॉपर जिंक। तो देखें जरा, एक पूरे 21 से लेके 30 तक हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को याद कैसे किया है, यंग जू कीपर नायोबी एंड मॉली टेक केयर ऑफ रूपाज रोडियम पैड एंड सिल्वर चादर। तो यहां से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गई, लता हाफ टेंट वाले रेस्टोरेंट ऑफर्स ईरानियन प्लेट और हलवा। हलवा किस चीज का, गाजर का। तो ये आपने पूरा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को इस तरीके से आप याद कर लेंगे। फिर फोर्थ सीरीज हमें याद करनी है, एक्टर रफी दुबे सिंह बहुत हंसे माउंटेन डांसर रंगोली कॉपरनीशियम को देखकर। तो हमने यहां रंगोली भी दिख रही है, माउंटेन डांसर दिख रही है, यहां पे एक्टर रफी दुबे भी दिख रहे हैं, कैमरे भी दिख रहे हैं। तो ये इमेज जो है वो आपको याद आ जाएगी, यानी कि फोर्थ जो सीरीज है वो इस तरीके से याद आपको हो जाएगी। अब देखें एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टेनाइड वाला। तो इसमें 2 अलग अलग पोर्शन है। ठीक है, बिलो द मेंशन इज अ मिस्टीरियस बेसमेंट विद 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन लेंथेनाइड चैम्बर फुल ऑफ ग्लोइंग रेयर अर्थ मेटल्स, अर्थ क्रिस्टल्स। सेकंड है द एक्टेनाइड वॉल्ट, अ डिमली लिट एरिया विद रेडियो एक्टिव सिंबल्स एंड कंटेनर्स। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। एफ ब्लॉक को याद करने के लिए अगेन हमने क्या किया है, लेंथेनाइड को याद करने के लिए दे दिया है और एक्टेनाइड को दे दिया है। तो लेजी सेलिब्रिटी प्रमोट नेवर एंडिंग प्रोमिसेस एंड स्माइल्स इन यूरोप। तो ये हमारा लेंथेनाइड का पार्ट 1 हो गया। फिर हमने 64 से 71 को भी याद किया, गुड टाइगर्स डांस हैप्पीली एंजॉयिंग टेस्टी येलो लड्डूज। ठीक है, ये हमारा लेंथेनाइड सीरीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद में एक्टेनाइड, एक्टिव थीव्स पास यूनिक नोटपैड्स पब्लिकली अमेजिंगली। तो हमने एक्टेनाइड के कुछ एलिमेंट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट को करने के लिए फिर हमने क्या किया, चीफ मिनिस्टर सेंड बुक्स टू कैलिफोर्नियन आइंस्टीन फर्म एमडी फॉर नोबल लर्निंग। तो इस तरीके से मात्र कुछ समय के अंदर ही, मैं कहता हूं अगर आधा घंटा भी इसको याद करने में लगता है तो भी आपको पूरी पीरियडिक टेबल का एक एक एलिमेंट याद हो गया कि कहां पर क्या है। इस तरीके से इमेजिनेशन के थ्रू पीरियडिक टेबल को भी याद किया जा सकता है और पूरी जो क्वेश्चन आंसर भी होते हैं उनको भी हम याद कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रायल था पीरियडिक टेबल को याद करने के लिए कि केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th को कैसे आप याद कर सकते हो। इसके साथ में हम पूरी बुक को जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको पूरा एक इमेजिनेशन के साथ में पेज नंबर वाइज इसमें याद करने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और पूरी बुक के लिए अगर आपको चाहिए तो आप जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा पीरियडिक टेबल हम याद कर सकते हैं, कोई भी याद कर सकता है, पूरी की पूरी बुक्स याद कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग ये आपको देने वाले हैं। तो मुझे लगता है आप सभी एक्साइटेड होंगे इस जर्नी में चलने के लिए हमारे साथ में। और इसी तरीके से मैं आपके लिए फिर से कुछ नए टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।